हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं जो हमारी प्री एग्ज़ाम्स और अपने जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले हमने अप्रैल, मई और जून 2021 का करंट अफेयर की सीरीज मतलब कि मंथ कंप्लीट किए। आज हम जो लेकर के आए हैं वो जुलाई मंथ का लेकर के आए हैं और पूरा एक माह का रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 15 डेज का लेकर के चल रहा था, मतलब कि एक मंथ के लिए 2 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अभी जो रहेगा वो एक ही मंथ का एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। और स्पेशल जो एग्ज़ाम जिसको हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जब भी अब आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है अगले मंथ में नवंबर में, तो वो आपका 14 नवंबर को CDS और ND का एग्ज़ाम है। तो मेरे साथ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं एक कुछ और बातें यहाँ आपको बता दूँ कि आप कंटिन्यू ये नोट्स करते जाना, बार बार रिवाइज़ करना। आपने अगर नोट नहीं बनाए मेरे साथ और रिवाइज़ नहीं किया तो फिर आपका कुछ मतलब नहीं कि आपने ऐसा किया कि देख करके छोड़ दिया, तो फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा आपको तभी होगा आप मेरे साथ नोट बनाइए। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा, आपको भी ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑफलाइन मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं मैं उनको भी बता दूं कि वो भी सारे नोट्स बनाए अभी कंटिन्यू, जो भी ऑफलाइन बैच की, क्योंकि मैं अभी क्लास में तो उस हिसाब से मैं नहीं ले पा रहा था। उन सबको भी मैं बोल दूं कि वो भी बनाते जाएं और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी बता दूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई महीने का करंट अफेयर में हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम पहली स्लाइड स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हैदराबाद की ग्रेने रोबोटिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेने रोबोटिक्स हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन बनाया है। क्या बनाया है? स्वदेशी ड्रोन बनाया है, जिसका नाम क्या है? गुंबद। नाम क्या दिया गया है? गुंबद, ठीक है। और इसको दूसरा नाम से हम जानेंगे इंद्रजाल। तो मेन नाम दिया है इसको गुंबद और दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो इसे इंद्रजाल के नाम से जानेंगे। तो एक किसने बनाया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुंबद क्या है? तो गुंबद आपका एक स्वदेशी ड्रोन है, ठीक है। और जो हैदराबाद की एक एजेंसी है ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। यह 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र के हवाई खतरों से क्या करेगी? रक्षा करेगी। जो गुंबद है, जो गुंबद ड्रोन बनाया गया है वो 1000 से 2000 किलोमीटर वर्ग मतलब स्क्वायर किलोमीटर में अगर कोई भी खतरा आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, चाहे दूसरी कंट्री का ड्रोन आ जाए या फिर किसी दूसरी कंट्री की मिसाइल आ रही है, कुछ भी, तो इन सब चीज़ों की वो खबर हम तक भेज दी। वो ड्रोन करता क्या है? फोटो खींचने का काम करता है, या उस पर सेंसर्स लगे रहते हैं। उसमें सेंसर जो हमें पहले से क्या कर देगी? इशारा कर देगी, वो हम तक मैसेज पहुंचा देगी, जिससे कि हमें बहुत सारी खतरों से इसको एक अच्छा पहल है हमारी। और जो अभी देखिए इसका दायरा बढ़ गया। और ड्रोन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका यूज़ पहाड़ी क्षेत्रों में या बर्फीले क्षेत्रों में या घने जंगलों में किया जाता है, जहाँ पे मतलब आर्मी का जाना या किसी भी फोर्स का जाना आसान नहीं होता। तो ये मेरे साथ आपने पहला इसका पॉइंट देखा। क्या देखा कि हैदराबाद की ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन बनाया है जिसका नाम गुंबद है, जिसे हम इंद्रजाल के नाम से भी जानते हैं। इंद्रजाल इसका नाम क्यों दिया? इंद्रजाल मतलब रहता है कि लोगों को जिस प्रकार से वो नहीं, एक आप हम सबको जब एक जादू दिखाया जाता तो एक नज़र बंद कर दी जाती, उसी तरह इंद्रजाल रहता है कि एक नज़र बंद करके तो ये दुश्मन के क्षेत्र में जाएगा उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना, तो ये वही काम करेगा। ये इंद्रजाल इसलिए इसका नाम दिया गया है और ये हवाई खतरों से भी रक्षा करेगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई। अगला पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना। गुंबद को आप कंफ्यूज हो जाओ कि गुंबद नाम का अभी रोबोटिक्स क्या है, तो थोड़ा सा है। अगली बात देखिए इंपोर्टेंट रहेगा, तो इसको थोड़ा रसिया ने क्या किया? अभी जस्ट हाल में रूस ने दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल क्या बनाई है? सबसे एंटी मिसाइल बनाई है, जिसका नाम है, सबसे बड़ी एंटी मिसाइल है S-500। क्या बनाई है? S-500, जो वायु रक्षा प्रणाली के द्वारा करेगी। क्या करेगी? जो वायु रक्षा प्रणाली है S-500 क्या बनाई है? रसिया ने दुनिया की सबसे उन्नत या एंटी मिसाइल S-500 बनाई है, जो सबसे दुनिया की सबसे उन्नत है। तो याद रखना, वायु रक्षा प्रणाली है, रसिया ने दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, आपने देखा तो यस रखना है कि S-500 एंटी मिसाइल किसकी? तो रसिया के द्वारा ये बनाई है। अगला पॉइंट देखिए, चाइना ने दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मैगलेव ट्रेन नाम दिया। स्पीड है, एक क्या है? चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज गति से चलने वाली, यहाँ ट्रेन लिख लेना, मिस हो गया, ट्रेन, सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जिसका नाम क्या है? मैगलेव ट्रेन। इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर,
मतलब 1 घंटे में 600 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली 1 घंटे, उसकी स्पीड देखिए 1 घंटे में 600 किलोमीटर तय करेगी। तो इसकी स्पीड, इसका नाम क्या है, मैगलेव ट्रेन है। क्या नाम है, मैगलेव। तो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। चाइना ही करेगा ऐसे काम। सब चीज़ देख लीजिए आप, चाइना का मतलब कि समुद्र के अंदर इनके मतलब इनके चाहे आर्टिफिशियल द्वीप देख लीजिए, आर्टिफिशियल इनकी ट्रेन की पटरियाँ देख लीजिए, जो भी करेगा ये ज़्यादातर चाइना डेवलपमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट चल रहा है। क्या है, स्पीड है इसकी कितनी, 600 किलोमीटर पर आवर। मेरे साथ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट, ये नोट करते जाइएगा सर। अगला पॉइंट है बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। इसका एक सैटेलाइट है और जो पता है गैनीमीड, और सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है, जुपिटर के पास है। वायुमंडल में जल वाष्प का प्रमाण मिला है। अभी जो हमारे खगोलविद हैं, जो एस्ट्रोनॉइड हैं, वो इन पे अभी कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं, किसकी, ग्रहों की, जिस पर अभी जल वाष्प मतलब जल के कुछ यहाँ पे अवशेष मिले, मतलब जल के कुछ प्रमाण मिला है। जिससे किस एजेंसी ने रिसर्च किया, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किसने किया है, तो याद रखना कि अभी हाल में किस उपग्रह पर मतलब जल वाष्प के प्रमाण मिले, तो जल वाष्प के प्रमाण किस पे मिले हैं, बृहस्पति के उपग्रह। क्या नाम है उसका, गैनीमीड का। अगला पॉइंट है मेरे साथ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस, क्या नाम है उसका, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रोसकॉस्मोस। जैसे मैं बात करूं कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है, इसरो। जैसे मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका की एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बता मतलब क्या है आपकी, नासा। उसी प्रकार से जैसे रसिया की देखोगे रोसकॉस्मोस है, और आपकी जैसे मैं उसकी बात करूं क्या, यूरोपीय एजेंसी, तो उसका नाम ही है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ESA। क्या नाम है, तो ऐसे सभी कंट्रियों की एजेंसियों के नाम है। तो यहाँ पे रसिया की जो एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है, और जिसका नाम क्या है, रोसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला नौका नाम से एक मिशन चलाया था, जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला। क्या है, यहाँ पे पहला दुनिया का ऐसा कंट्री बना है जिसने अंतरिक्ष में अपनी प्रयोगशाला, क्या प्रैक्टिकल लेबोरेटरी बना ली है। ठीक है, लेबोरेटरी बना ली है। तो ये किसने बनाई है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्री, जो अब तक अंतरिक्ष की यात्रा की है, उसमें देखिए सबसे पहली महिला थी कल्पना चावला, जो स्पेस शटल कोलंबिया के द्वारा अंतरिक्ष में यात्रा की थी। सेकंड लेडी जी सुनीता विलियम, जिसमें एक्सपीडिशन 14 के द्वारा यात्रा की थी। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो पता है हमें कि कल्पना चावला फर्स्ट एस्ट्रोनॉइड है जो गई थी इंडिया की तरफ से, वो सेकंड सुनीता विलियम है। ये अभी बता दूं कि अभी थर्ड करंट में है, क्योंकि जो तीसरी लेडीज है उनका नाम है श्रीषा बांदला। तो अभी तीसरा नाम है श्रीषा, क्या नाम है, श्रीषा बांदला। क्या नाम है, श्रीषा बांदला। तो श्रीषा बांदला यूनिटी मिशन 2020, तो यूनिटी मिशन 2020 के द्वारा गई हैं, और जो इनके जहाज या जिस स्पेस के द्वारा गई हैं तो उसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट। तो रॉकेट का नाम क्या है, वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान के द्वारा ये गई हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली लेडीज जो अंतरिक्ष में गई, मतलब भारतीय गई, तो पहली लेडीज है तो कल्पना चावला है, दूसरी सुनीता विलियम। तो अभी तीसरी जो हमें करंट में रहा है तो श्रीषा बांदला रही है, तो इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, इसके साथ जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पहला ज़रूर इससे कनेक्ट करके पूछ दे, तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि पहली लेडीज कल्पना चावला, सेकंड सुनीता विलियम, और थर्ड जो अभी हो गई है श्रीषा बांदला रही। और जो जिस मिशन के तहत गई, कौन सा मिशन है, यूनिटी 2020 मिशन, और वर्जिन गैलेक्टिक्स रॉकेट विमान के द्वारा गई। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर। तो एक रिएक्टर है स्वच्छ परमाणु वाणिज्यिक, किस कंट्री ने चलाया है, चाइना ने। तो चाइना के द्वारा चलाया गया एक रिएक्टर है, जिसमें अभी तक जो यूज होता था यूरेनियम का यूज किया जाता था। अब यूरेनियम की बजाय किसका यूज करेंगे, थोरियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, थोरियम का यूज किया जाएगा, मतलब थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। यह ऐसा पहला रिएक्टर है जिसको ठंडा करने के लिए हमें पानी की, मतलब वाटर, जो जल है, वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
क्या होता था, जितने भी रिएक्टर होते थे तो जब वो गर्म हो जाते थे तो गर्म हो जाते हैं या हो जाते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए हमें वाटर मतलब जल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी इसमें ये कंडीशन ऐसी है कि इसे ठंडा करने के लिए हमें किसकी, वाटर की मतलब जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या यूज किया गया है, यूरेनियम की जगह थोरियम का यूज किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, चाइना के द्वारा किया गया। तो याद रखना अभी ज़्यादातर न्यूज़ है इसमें मुझे चाइना की ही दिखाई दे रही है। तो स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। अगला देखिए, अगला पॉइंट आपके साथ ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नासा और स्पेस एक्स। तो ये देखो एक एजेंसी है स्पेस एक्स, नासा और स्पेस एक्स के साथ यूरोपा मिशन कौन सा है, यूरोपा। मैं बता दूं बृहस्पति जो जुपिटर ग्रह है इसका एक उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है उसी प्रकार बृहस्पति का एक ग्रह है चंद्रमा। तो यूरोपा मिशन नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और ये जो लॉन्च किया जाएगा ये 2000 कब तक किया जाएगा, 2025 तक। कब तक किया जाएगा, तो 2025 तक। तो याद रखना कि यूरोपा मिशन किस किस के साथ किया जाएगा, तो स्पेस एक्स ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, नासा के साथ। किसके साथ किया, नासा। तो याद रख, देखो बृहस्पति से रिलेटेड दो न्यूज हो गई, एक तो बृहस्पति से गैनीमेड उपग्रह पर पहली बार क्या जलवाष्प मिला है, और दूसरा क्या न्यूज हो गई कि बृहस्पति पर ही यूरोपा मिशन चलाया जाएगा, जो दो एजेंसी चलाएंगी जिसमें अमेरिका और कौन सा, स्पेस एक्स के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं, आरजे का मतलब यहाँ लिखा है राजस्थान। क्या है ये, राजस्थान। इसका मतलब मैं शॉर्ट में लिख दिया राजस्थान। तो राजस्थान के जयपुर में, कहाँ के, राजस्थान के जयपुर में पहला खादी प्राकृतिक पेंट का मतलब पहनने वाला पेंट, जो ये पेंट जो मतलब पहनते हैं, प्राकृतिक पेंट जो गाय के गोबर के साथ या गाय के गोबर से बनाया गया है। तो याद रखना अभी जस्ट इस बोला गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पर्पज देखो, या कोई किसी रिलीजन से नहीं या वैसा नहीं, इसका पर्पज है कि गाँव वाले जो मतलब रूरल एरिया है, गांव का जो एरियाज है उनको क्या दिया जाएगा, इससे मतलब कि उनको रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या इससे खादी पैंट वगैरह खादी कपड़े बना करके इसमें शहर में क्या कर सकते, बेच सकते। और हमारा क्या होगा, जो हमारे पर्यावरण के साथ भी क्या होगा, सूटेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये देख लेना। तो इस हिसाब से कि पहला खादी प्राकृतिक पेंट जो बनाया, जो गाय के गोबर से बनाया, कहाँ बनाया, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसका बनाया गया। आगे देखिए पॉइंट अगला, कुवैत ने पहला कृत्रिम उपग्रह अपना, कृत्रिम पृथ्वी, किसका नाम क्या दिया, पृथ्वी। तो याद रखना, देखो पृथ्वी उपग्रह, पृथ्वी नाम से सैटेलाइट छोड़ा है और जिसका नाम है कमर अल कुवैत। क्या नाम दिया है, कमर अल कुवैत। तो कमर अल कुवैत को फाल्कन 19, किसके द्वारा, फाल्कन 19 इसकी एजेंसी है के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक नैनो सैटेलाइट है, क्या बहुत छोटा है, और जो मात्र 1 किलोग्राम का है। ये देखिए मात्र 1 किलोग्राम वजन है, तो दुनिया का सबसे नैनो सैटेलाइट भी हो गया ये। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुवैत ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा, कुवैत ने, और जो कैसा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा है, जो सबसे पृथ्वी नाम दिया जिसका, और जिसका नाम है कमर अल कुवैत, जो फाल्कन 19 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक नैनो सैटेलाइट है जो 1 किलोग्राम का है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये देखिए आपने मेरे साथ पूरी पहली स्लाइड कंप्लीट की, ये सारे पॉइंट आप लिख लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, अब देखिए मेरे साथ सेकंड, मैं बात करता हूँ सेकंड स्लाइड की, वैश्विक साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो जो साइबर सिक्योरिटी की एक इंडेक्स जो निकलती है वो 2020 की इंडेक्स आई है अभी हाल में। तो ये निकालता कौन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, किसकी, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की, जिसमें भारत का नंबर कौन सा रहा है, 10वां रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर इंडिया रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, भारत रहा है। तो ये देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा मतलब कि साइबर के हमले कहाँ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा अटैक जो, देखो जो सबसे ज़्यादा कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे होएगा तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा क्या होंगे, हमले भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा अटैकर कौन रहे हैं, तो मतलब अमेरिका पहली पोजीशन पर, भारत का स्थान क्या रहा है, तो इसमें भारत का मतलब 10वां नंबर रहा है। तो याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, WHO पता है एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना को मलेरिया मुक्त प्रमाणन दे दिया, मतलब एक सर्टिफिकेट दे दिया। क्या दे दिया, कि आप मलेरिया मुक्त हो, ये बोल दिया किसने, WHO ने। तो ये भी देखो चाइना से रिलेटेड फिर न्यूज़ आई। ठीक है, इसके बाद देखिए नवंबर 2021 में, अभी हुआ नहीं लेकिन 2021 में होना है, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो अभी 52 नंबर का
फिल्म फेस्टिवल होना है, इसका आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। तो ये याद रखना कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। इसका बाद आगे देखिए, डेनमार्क से रिलेटेड है। डेनमार्क दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया। क्या बनाया? सैंडस्टोन। देखो यहाँ पे जो रेत होती है ना, रेत मतलब जिसे हम बोलते हैं बालू, तो जो रेत होती है सैंड, उसका रेत का एक बिल्डिंग बनाई, मतलब पूरी रेत ही रेत से पूरा का पूरा सैंड से पूरी एक रेत मतलब बिल्डिंग बनाई गई है। और जो कितने मीटर है? 21.16 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है रेत वाली। और इसे गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। किस में किया गया है? गिनीज बुक में। तो गिनीज बुक में भी इसे रिकॉर्ड किया गया। तो ये चीज़ याद रखना। तो याद रखना कि किसने अभी हाल में रेत का महल बनाया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, जो बनाया है वो डेनमार्क ने बनाया है। ठीक है, डेनमार्क ने बनाया। अगली बात करता हूँ, नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल ने अभी क्या किया है? लोअर अरुण जल विद्युत एक प्रोजेक्ट चलाया। लोअर अरुण जल विद्युत प्रोजेक्ट है, परियोजना, जो किस नदी पर बनाया गया? अरुण नदी पर। तो याद रखना क्वेश्चन आएगा, अरुण नदी किस नदी में कहाँ पे बहती है? तो नेपाल में बहती है। तो देखो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं मैं बता दूं स्टूडेंटों को कि अगर कोई नदी, कोई पर्वत, कोई पठार या कोई भी झील करंट में रहती तो ये मानिए कि वो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अभी बृहस्पति है और हमारे जीएस में ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के साथ साथ और जीएस के भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने देखा कि नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। किस नदी पर चलाई जा रही है? तो अरुण नदी पर। अब ये देखो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर रहे, मतलब जुलाई करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 2 दिवसीय 2 दिन की यात्रा पे गए थे। कहाँ की गए थे? जॉर्जिया गए थे। जॉर्जिया कंट्री है जिसकी राजधानी है तिबिलिसी पार्क। तिबिलिसी राजधानी है और तिबिलिसी में एक तिबिलिसी नाम की पार्क भी है। यहाँ पे ये करंट में क्यों अब ये क्यों बता रहे हैं सर? कहोगे कि अभी जयशंकर की क्या जरूरत? उसका रीजन सुन लो क्या है कि जो विदेश फॉरेन मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर जॉर्जिया, जो तिबिलिसी कैपिटल है जॉर्जिया की, ये क्या है? राजधानी है। यहीं पे तिबिलिसी पार्क है। यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टैचू बनाया गया है इस पार्क में। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल में किस जगह पे महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया है या उसका स्टैचू बनाया गया है। तो फॉरेन ने देखो हमारे एस जयशंकर का, और इन्हीं ने इसका उद्घाटन किया इस मूर्ति का जाके। तो महात्मा गांधी का कहाँ पे बना है? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे जॉर्जिया, जो राजधानी है तिबिलिसी, और तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि किस कंट्री में हुआ है? तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल फॉर्म लगाए गए हैं। और जो क्या होगा, और हाँ, तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल फॉर्म कहाँ लगाए गए? तो ये आपके लगाए गए सिंगापुर में। तो याद रखना दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल फॉर्म, जिससे क्या बिजली उत्पादित की जाएगी। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम। देखो नीदरलैंड है और नीदरलैंड की क्या है? ये एम्स्टर्डम क्या है? राजधानी है। क्या है? एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड की एम्स्टर्डम राजधानी है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखिए अभी तक किसी भी कंट्री ने 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नहीं बनाया है। ये देखिए इसने स्टील ब्रिज बनाया, स्टील का बना ब्रिज है, पुल है, और जो किसका 3D प्रिंटेड है, मतलब इसमें 3D की प्रिंटिंग की गई है। और जो ब्रिज जिसका बना है पूरा का पूरा स्टील का बना हुआ है। तो ये किस कंट्री ने बनाया? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसका अगला पॉइंट देखिए, ये लिखा है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस तो पता ही चल गया, राइस मतलब चावल। गोल्डन राइस चावल के अनुवांशिक होता है जेनेटिक रूप को संशोधित खेती के लिए अनुमति देने वाला फिलीपींस पहला कंट्री बना है। आपको पता है फिलीपींस में भी चावल अनुसंधान केंद्र भी है, मतलब कि वर्ल्ड लेवल का जो विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे? आपका फिलीपींस में है। तो गोल्डन राइस आपका किस कंट्री में मतलब है? तो अनुवांशिक रूप से संशोधित खेती के लिए अनुमति दी गई, जो कहाँ पे है? फिलीपींस के पहला ऐसा देश बन गया। अगला है नोरोवायरस कहाँ मिला है? अभी जस्ट इसका मिला है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में नोरोवायरस मिला। इसका क्या मतलब है? ये भोजन को अगर एक साथ खा रहे हो तो फैलेगा। और दूषित जल, क्या अगर आप कोई मतलब पॉल्यूटेड जो वाटर है अगर उसको पीते हो, पॉल्यूटेड वाटर को, तो ये चीज़ के आप संक्रमित हो जाओगे नोरोवायरस से। या तो आप दूषित भोजन खाते हो या दूषित जल पीते हो तो नोरोवायरस आपको क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा इसमें कि नोरोवायरस।
इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, देखो फिर चाइना से रिलेटेड न्यूज आई, मंकी बी। ये देखो मंकी बी नाम का वायरस मिला है, से इंसान की मौत हो गई है। देखो मैं बता नहीं रहा कि जितने भी वायरस हैं, जितने भी उल्टे सीधे काम सब चाइना करेगा। तो चाइना मंकी बी नाम का वायरस मिला है, जिससे अभी हाल में क्या हो गई है, पहला केस आया है जिससे इंसान की मौत हो गई। याद रखना कि मंकी बी किस कंट्री में मिला है, तो चाइना में मिला है। और जिस सभी तो कल हमने पढ़ा भी था, मैंने इससे पहले मतलब कि जून की सीरीज में बताया था, चाइना में बर्ड फ्लू मिला था। बर्ड फ्लू तो नॉर्मली हो जाता है, वो तो पक्षियों में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है क्योंकि बर्ड जो फ्लू है पहला केस ऐसा आया जो इंसान में पाया गया है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चाइना ही में मिला था, और ये भी मंकी बी भी चाइना में मिला है। और चाइना की अभी देखो आपने और भी न्यूज़ देखी कि मैगलेव ट्रेन इसने अभी चलाई है, स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाइना की और भी ऐसी न्यूज़ अभी मैं एक दो और यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, और चाइना ये भी है कि चाइना का मलेरिया मुक्त घोषित किया है किसने, WHO ने, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, हमारे आर्मी चीफ है जो प्रेसिडेंट में, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे। क्या नाम है, मनोज मुकुंद नरवाणे। तो आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे इटली के कैसीनो, अभी इनको उस कैसीनो शहर में इनवाइट किया गया था, शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया था। क्या था, अभी ये गए थे, मतलब जो इटली का शहर है कैसीनो, तो वहाँ की आर्मी के साथ ये गए थे, हमारे जो इंडियन आर्मी चीफ है, तो इनको इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे जाके इन्हें क्या किया, जो भारतीय सेना है उनका स्मारक का मतलब क्या रहता है, किसी की याद में उसको बनाना और फिर उसको वहाँ याद करना उसी दिन। अब हुआ क्या था ऐसा, तो सुनो यहाँ पे अगला देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे शहीद हो गए थे सैनिक, उनकी याद में बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसमें जो सैनिक शहीद हो गए थे उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। तो याद रखना कि अभी हमारे प्रेसिडेंट में जो चीफ है मुकुंद नरवाणे, जो अभी आर्मी चीफ है, और जब कैसीनो शहर है जो इटली का वहाँ गए, तो इन्हें हमारी शहीदों की याद में अभी इनसे स्मारक का क्या किया गया, उद्घाटन किया है। तो ये दूसरी स्लाइड भी आपने मेरे साथ की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बांग्लादेश की। देखो बांग्लादेश से रिलेटेड एक न्यूज है, अभी देखो क्या रिलेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हाईलाइट करना है इसको। अभी बांग्लादेश ने ये अनाउंसमेंट की है कि क्या है कि सभी ज्यादातर कंट्री जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो अमेरिका के सब ऐप है, गूगल ये सर्च इंजन उसी का ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन चाइना ऐसा कंट्री है जो अपने लिए खुद का उसका सर्च इंजन है, खुद का अलग से उसका मतलब कि इंटरटेनमेंट ऐप है, व्हाट्सअप भी उसका अलग से, मतलब उसी की जगह दूसरा ऐप, और फेसबुक की जगह सोशल मीडिया जितने भी ऐप हैं ये सब उसी के ऐप है। अभी बांग्लादेश ने भी ये अनाउंसमेंट की है, वो क्या करेगा कि अपना फेसबुक की जगह एक नया ऐप बना रहा है, जोगाजोग, मतलब वो फेसबुक बंद कर देगा, अब वो फेसबुक का यूज नहीं करेगा। वहीं व्हाट्सएप की जगह दूसरा ऐप का यूज करेगा, अलापेन। तो ये दो ऐप देख रहे हो आप कि मतलब बांग्लादेश जैसा कंट्री जो भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था, वो व्हाट्सएप और फेसबुक की जगह एक अपना खुद का ऐप लॉन्च करने जा रहा है, और खुद सारी डिपेंडेंसी हो जाएगी उसकी। वहीं इंडिया जो इतना सारा कैपेबल है हर चीज़ में, लेकिन फिर भी हम दूसरी चीज़ों का उपयोग ही किए जा रहे हैं, मतलब इसके लिए हमारा लिए कोई काम वर्क नहीं है। तो फेसबुक की जगह जोगाजोग और उसकी जगह क्या, अलापेन, तो यूज किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद कार्बन व्यापार प्रणाली जो लागू की वो चाइना ने की, तो याद रखना ये चीज़। अगला पॉइंट की बात करता हूँ, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी जस्ट क्या किया है, इजराइल में दूतावास, इजराइल में क्या दूतावास स्थापित करने का पहला खाड़ी देश बन गया। अभी तक क्या है मैं बता दूं, इजराइल में किसी भी खाड़ी देश का एम्बेसी नहीं थी, एक भी एम्बेसी नहीं थी, लेकिन पहला ऐसा इजराइल मतलब कि यूएई ऐसा कंट्री बन गया, संयुक्त अरब अमीरात, जिसने इजराइल में अपना पहली एम्बेसी लगाई है। तो पहला अपना दूतावास लगाया, तो वो कौन सा कंट्री, पहला खाड़ी देश बना है, तो पहला बना है कौन सा, आपका यूएई। अगला देखिए मेरे साथ इसका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी जस्ट लखनऊ के ऐशबाग में, कहाँ के, लखनऊ के ऐशबाग में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 25 फीट प्रतिमा का अनावरण किया, मतलब कि उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, तो याद रखना कि अभी जस्ट हाल में जो हमारे BR अम्बेडकर हैं, जो भारतीय संविधान के जनक हैं, उनकी अभी मूर्ति यानी कि उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जो स्टैच्यू जो कितने फीट बनाई है, 25 फीट बनाई है। कहाँ पे किया गया अनावरण, तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया है, और लखनऊ के ऐशबाग में किया गया। कहाँ पे किया गया, लखनऊ के ऐशबाग में किया गया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए अभी भारत के सबसे बड़ा स्टेडियम जो अनाउंसमेंट किया है वो क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और जो कहाँ पे, अहमदाबाद में। कहाँ पे है, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे, अभी हाल में जस्ट इसका अनावरण भी किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रेजेंट के पीएम है, वर्तमान पीएम है, जिसका नाम है क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे, अहमदाबाद। अभी दूसरा भी अनाउंसमेंट हुआ कि सेकंड, नरेंद्र मोदी के बाद जो स्टेडियम होगा इसके सेकंड नंबर का, जो अभी इसका भी अनावरण होना है, जो राजस्थान के जयपुर में। तो अब तक का सबसे बड़ा स्टेडियम था अहमदाबाद। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर का बड़ा स्टेडियम हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जयपुर में। ठीक है, तो याद रखना है स्पर्श, स्पर्श एक प्रणाली चलाई है जो क्या रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। याद रखना स्पर्श सिस्टम है जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई। इसका मतलब क्या है, पेंशन को डिजिटल तरीके से दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जो भी इसके ऑफिसर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनके जो ऑफिसर हैं उनको जो अभी सैलरी मिलती थी अकाउंट के द्वारा, जैसे जाना पड़ता था, मान लो जैसे एजेड है कोई ऑफिसर नहीं जा पा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको जाने में, तो इसमें क्या होता है कि अभी उसका मोबाइल पे ऐप, जैसे आजकल यूपीआई है, फोन पे, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ चल रही है सोशल मीडिया के द्वारा, तो आपको उसका अकाउंट है डायरेक्ट ही, मतलब कि आपको मतलब सीधा पैसा सीधा आपके हैंड टू हैंड आप यूपीआई और पेटीएम या फोन पे जैसे ऐप में ले सकते हैं, डायरेक्ट ही उसका यूज होगा। तो उसके लिए यूज क्या कर दिया है, स्पर्श। तो क्या कर दिया, स्पर्श। तो स्पर्श किसके लिए है, तो याद रखना पेंशन भोगियों के लिए है। अमेजोन ने अभी हाल में क्या किया है, पहला अपना डिजिटल केंद्र स्थापित करेगी सूरत में। तो याद रखना। अगला देखो, भारत में रेलवे मानचित्र में मणिपुर रेलवे को शामिल किया गया। किसको, मणिपुर रेलवे को। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप बोलो क्या सर पहले भारत के मानचित्र में मणिपुर शामिल नहीं था। अबे मैं उसके मतलब कि स्टेट की बात नहीं कर रहा, राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या उसके मतलब कि मैपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ रेलवे की। क्योंकि क्या था, मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है मणिपुर है जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कोई भी मतलब कि पूरा पहाड़ी एरिया होने के साथ साथ यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो यहाँ पे जो रेलवे स्टार्ट हुई है, तो उस रेलवे को अभी तक भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल नहीं किया गया था। अभी जुलाई के मंथ में मणिपुर रेलवे का जो मानचित्र है उसको भारतीय रेलवे मानचित्र में क्या किया गया है, शामिल किया गया, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जैसे बन सकता है, जैसे बना भी सकता है एग्जामिनर, कि अभी हाल में किस रेलवे मानचित्र को शामिल किया गया है भारत के, तो वो किया गया है मणिपुर रेलवे मानचित्र को। तो याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, यूके उत्तराखंड देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टोगेनिक गार्डन। अब बात आती है क्या है, क्रिप्टोगेनिक गार्डन। क्रिप्टोगेनिक गार्डन ऐसा गार्डन है जिसमें लाइकेन, शैवाल और कवक आदि के बारे में रिसर्च की जाएगी और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों की क्या दी जाएगी, इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो पहला कवक पार्क, अगर क्वेश्चन आता है पहला लाइकेन पार्क, पहला कवक पार्क, सॉरी पहला लाइकेन पार्क, पहला कवक पार्क, या पहला मतलब कि आपका आएगा किससे रिलेटेड, शैवाल पार्क। हाँ, एल्गी है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी जो बैक्टीरिया से रिलेटेड छोटे जो रहते हैं आपके फंगाई वगैरह। तो ये पार्क कहाँ पे है, तो देखो आपको उसको नाम दिया है क्रिप्टोगेनिक पार्क, गैमिक पार्क, सॉरी गैमा है ये, गैमिक पार्क। क्रिप्टोगेमिक पार्क जो बना है वो आपका उत्तराखंड में बना है, किससे रिलेटेड है, लाइकेन, शैवाल और कवक। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप ये चीज़ याद रखना। इसका अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, एनटीपीसी जो भारत का सबसे बड़ा क्या है, बिजली उत्पादन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। गुजरात के कच्छ जिले में भारत का सबसे बड़े सोलर ऊर्जा पार्क, क्या सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसकी क्षमता होगी 4750 मेगावाट। तो आप देख रहे हो अब तक का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जो बनेगा, जो अभी देखो सोलर पार्क, सौर ऊर्जा पार्क, वो बनेगा गुजरात के कच्छ में और इसकी मेगावाट की क्षमता देख लो कितनी है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा 4750 मेगावाट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका अगला है ऑपरेशन प्रभा। अब ये ऑपरेशन प्रभा क्या है, क्या हुआ था ऑपरेशन प्रभा, जो कोचीन एयरपोर्ट है तो ये किनारे एकदम समुद्र के, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि मतलब पानी आने के वजह से ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे भी पानी आ जाए, एयरपोर्ट डूब जाए उसके चक्कर में, बाढ़ के खतरे में आके, क्योंकि पूरी बारिश बहुत तगड़ी हुई थी इस बार और यहाँ पे मतलब कि चक्रवात भी आए थे अभी इस बार, मैं बता भी चुका चक्रवात की लिस्ट में। तो चक्रवात से खतरा था, ऐसा ना हो कि यहाँ पे
डूब जाए एयरपोर्ट, तो इसको लेकर के ऑपरेशन चलाया गया। तो इसी एयरपोर्ट को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन प्रभा। ऑपरेशन प्रभा कोचीन एयरपोर्ट को बाढ़ से खतरे से बचाने के लिए किया गया था। तो आएगा कि ऑपरेशन प्रभा किस लिए किया गया, तो कोचीन एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए किया गया। ये देखा आपने, देखो इस स्लाइड अगली दी गई। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, लद्दाख में 2025 तक के ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ, किसने, लद्दाख ने सिक्किम के साथ एग्रीमेंट किया है। किस किस प्रकार का एग्रीमेंट किया है, किस प्रकार का किया, ऑर्गेनिक बनने के लिए। अब देखो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, जो मतलब पूरी पुराने तरीके से, जैसे कि हम गोबर का खाद यूज करेंगे जो हम पुराने तरीके से करते थे। जैसे तो आपको पता है कि 100% सिक्किम जो पहला स्टेट ऐसा, सिक्किम ऐसा स्टेट बन गया है जो 100% ऑर्गेनिक क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। तो अभी लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, तो याद रखना कि लद्दाख पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने सिक्किम के साथ एग्रीमेंट किया है, किसके लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए। और ये देखो आगे पॉइंट भी लिखा हुई हूँ कि सिक्किम 100% जैविक कृषि उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा गया है कि पहला राज्य कौन सा है जो 100% क्या ऑर्गेनिक क्या करता है, ऑर्गेनिक खेती करता है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, हरियाणा गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रेन एटीएम। देखो क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रेन एटीएम। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम बनाया गया। अब है क्या इसमें, आपको जैसे अभी नहीं हमारे यहाँ पे जैसे जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, पीडीएस जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सर्विस, आपको जैसे कि गेहूं मिलता है, चावल मिलते हैं और क्या शक्कर चीनी मिलती है, शायद नमक का पैकेट है, ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं। मतलब सरकार की तरफ जो गरीबी रेखा से नीचे आते बीपीएल कार्ड धारक हैं तो उनको ये मिलता है, ये सब चीज़ें। तो अभी हाल में ये हुआ है कि अभी हरियाणा सरकार ने क्या किया था कि बहुत कोविड-19 से रिलेटेड समस्या हो रही थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे क्या उन्होंने ग्रे एटीएम बना दिया। ग्रेन का मतलब है क्या, गेहूँ, ग्रेन। तो यहाँ पे बनाया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप कुछ नहीं करना, आप जाना अपना आधार कार्ड नंबर लगाना, क्या लगाओगे, आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर। तो ये दोनों लगा करके आप लगाने से क्या होगा, जब आप ये लगाते हैं तो जो भी आपका कार्ड है उसके हिसाब से जितनी फैमिली मेंबर है तो वो चावल कितना मिल रहा है, कितना गेहूं मिल रहा है, वो पूरा पैकेट का पैकेट बन के एटीएम से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम समझना किससे रिलेटेड है, खाद्यान्न से रिलेटेड, ऐसे खाद्यान्न मशीन भी कहा गया है। तो खाद्यान्न मशीन से रिलेटेड है, तो इसे ग्रेन एटीएम कहा गया कि इसमें आप आधार कार्ड नंबर, अपना राशन कार्ड नंबर डालेंगे जिससे कि पूरा का पूरा जो मटेरियल है जो मिलता है आपको वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका अगला पॉइंट है, जो भी अगला पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्नाटक ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, जो ट्रांसजेंडर होते थर्ड जेंडर, नौकरी में 1% आरक्षण की घोषणा कर दी। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मिलना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो थर्ड मतलब जिन्हें थर्ड जेंडर कहते हैं, वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो, सभी इक्वल है, सभी बराबर है। और ये कर्नाटक सरकार का बहुत वेलकम है। मैं इस स्कीम को यानी कि इस योजना को, सरकार के इस डिसीजन को मैं रियल में बहुत ज़्यादा सराहना करूँगा। ऐसा हमारे गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, क्योंकि इनका क्या है कि समाज में ये नहीं कि बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं, समाज में बहुत सारे लोग पीछे हैं, ये सब चीज़ें होने भी चाहिए। और हमारी सरकारों को इन सब चीज़ों पे क्या ध्यान देना भी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे तबके रहते हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जो अपने आप को कभी भी समाज में ऊपर नहीं ला पाएंगे। तो कर्नाटक सरकार द्वारा क्या किया गया है कि 1% आरक्षण दिया गया है सर्विसों में, किसके लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। अगला पॉइंट है मेरे साथ, भारत के हिमाचल प्रदेश ने, जो भारत का हिमाचल प्रदेश चीन के एक भिक्षु फल नाम से है, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्क फ्रूट, का परीक्षण करेगी। परीक्षण किया और परीक्षण करके क्या करेगी, हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती भी की जाएगी। खेती की जाएगी मतलब खेती इसकी एग्रीकल्चर की जाएगी। तो याद रहेगा, भारत के हिमाचल प्रदेश में चीन के भिक्षु फल को मॉन्क फ्रूट का परीक्षण किया जाएगा और जिसकी खेती की जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। केरल को कोल्लम जिले और जिसका गांव का नाम है पेरुकुलम गांव, क्या हुआ है कि इस गांव को बुक विलेज का टाइटल दिया है, किताबों का गांव कहा गया है। क्या कहा गया है, किताबों का गांव। अभी क्या किया इनने, यहाँ शिक्षा का विकास करने के लिए किताबों का गांव का टाइटल दिया है। इसमें 7000 से ज़्यादा किताबें रखी गई। कितनी किताबें रखी गई, 7000 से।
देखो केरल एजुकेशन के मामले में नंबर फर्स्ट पोजीशन पे, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। और प्राइमरी एजुकेशन में नंबर फर्स्ट पोजीशन है केरल की, हमारे पूरे सभी स्टेटों के कंपैरिजन में देखा जाए। और केरल बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है, चाहे वो स्वच्छता के मामले में हो, चाहे वो बिजनेस के मामले में, चाहे वो ट्रेड को लेकर किसी भी चीज़ में हो, हर एक सेक्टर में आगे है। और ये देखो अभी गाँव में लाइब्रेरी बना दी है, 7,000 पुस्तकें रख दी। क्या होगा कि जो भी चाहे 7,000 पुस्तकों का यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है, उन किताबों को पढ़ सकता और उन किताबों से नॉलेज कलेक्ट कर सकता और क्या कर सकता, फिर जाके बुक को पढ़ करके वहाँ जमा कर सकता है। तो याद रखना कि पहला बुक विलेज किसको बनाया गया है, तो पहला बुक विलेज जो बनाया गया है वो आपको किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है केरल के पेरुमकुलम गाँव को। अगला पॉइंट देखो, तेलंगाना के, अगला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम दूसरा नाम है रमप्पा टेम्पल, रमप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को 39वां यूनेस्को स्थल घोषित किया है, ये इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखो इसके बाद, गुजरात के धोलावीरा को 40वां यूनेस्को स्थल घोषित किया गया। मैं बता दूं तेलंगाना का जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है ये तेलंगाना में पड़ता है। वो अभी जस्ट इस हाल में मतलब तेलंगाना सरकार द्वारा मतलब यूनेस्को के द्वारा 39वां यूनेस्को स्थल घोषित किया है, यूनेस्को शहर घोषित किया है, मंदिर शहर अरे मतलब मंदिर घोषित किया है, ऐतिहासिक मंदिर। और गुजरात का धोलावीरा को 40वां, भारत के ऐसे करके 40 यूनेस्को के मतलब कि हिस्से हो गए हैं, 40 जगहों को घोषित किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। मैं आपको बात बता दूं, अगर इनके बारे में और आपको डिटेल से जानना है, अगर आप रियल में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी के जैसे एग्जामों के लिए, तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट है यूपीएससी एंड एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस करंट अफेयर सीरीज, प्री प्लस मेंस करंट अफेयर, स्पेशल मेंस की बात कर रहा, उसमें आप ये जाना, ये टॉपिक बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा है मेंस के लिए दोनों को, तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को और धोलावीरा को। आप यहाँ पे जाकर पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड बताया है कि किस राजा ने बनवाया, कैसा था, आप जाकर वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए लद्दाख कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% पूर्ण किया है, जो पहला यूनियन टेरिटरी बना है। देखो लद्दाख भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया, पहला डोज। तो पहला राज्य कौन सा बना है, तो लद्दाख बना। इसके बाद आगे देखिए गर्मा गृह योजना। गर्मा गृह योजना ये आपके ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई गई। किसके लिए द्वारा चलाई गई, ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई गई है, जो जिनके पास ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है। तो गर्मा गृह योजना इनके लिए हर एक राज्य में और शहरों में एक घर बनवाया जाएगा जिसमें आके वो निवास कर सकते हैं। तो गर्मा गृह योजना किसके लिए चलाई गई, गरिमा गृह योजना। और ये किसने चलाया है, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। तो मंत्रालय का नाम याद रखना, मिनिस्ट्री का मंत्रालय द्वारा। तो ये चलाया गया है सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई गई है। ठीक है, गरिमा गृह योजना ट्रांसजेंडरों के लिए है जिनके पास घर नहीं है। अगला देखिए, गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया, इसलिए इंपोर्टेंट है। अभी तक मैं बता दूं जितने भी रेलवे स्टेशन है उनके कहीं पर भी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी नहीं है। पहला ऐसा स्टेशन बना है रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिस पर 5 स्टार होटल बनाया है। तो याद रखना गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अगला इसके बाद छत्तीसगढ़, सीजी का मतलब मैं छत्तीसगढ़ लिखे हूँ, कोरबा जिले में लेमारू हाथी रिजर्व पार्क बनाया जाएगा। ये बात कही गई, अभी प्रस्तावित है, बना नहीं लेकिन बनाना है। तो आएगा कि लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ बनना है, तो लेमरू हाथी रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ के कहाँ पे, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाना है। आगे देखिए इसके बाद, केरल में पहला जीका वायरस का केस मिला है, मामला आया है। जीका वायरस जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इसका अगला पॉइंट, गुजरात के कच्छ में बालिका पंचायत योजना लागू की गई। बालिका पंचायत योजना कहाँ पे लागू की गई है, गुजरात में। बालिका पंचायत योजना क्या है कि जो लड़कियां हैं उनका योगदान बढ़ाना है, किसमें, जो पंचायत है, पंचायती सिस्टम है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक पंचायतें हैं, तो इनमें क्या है, लड़कियों की भी, महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ानी है। तो बालिका ग्राम पंचायत योजना चलाई गई है, बालिका पंचायत योजना, जिसके तहत महिलाओं को स्पेशल कुछ छूट दी जाएगी, तो जिससे आगे वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो किस सरकार ने चलाई है, मतलब गुजरात के कच्छ जिले में स्पेशल चले। अगला है उत्तराखंड के में भारत वाटिका पार्क बनाई गई। कहाँ पे, भारत वाटिका। क्वेश्चन याद रखना, भारत वाटिका पार्क किस राज्य ने बनाई है, तो भारत वाटिका पार्क
आपके मतलब उत्तराखंड राज्य ने बनाई है। अब इसका पर्पज क्या है तो देखिए, इसका निर्माण किया गया है उत्तराखंड में। क्या है इसमें, कौन कौन शामिल है, 28 राज्य और 5 यूटी। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक राज्य से जो जितने भी राज्य हमारे 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के जो पेड़ों की प्रजातियां हैं, फूलों की प्रजातियां हैं, उन सबको ले आकर के यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप देख लीजिए इकलौता ऐसा अनोखा पार्क जो बनेगा, क्या आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत वाटिका पार्क कहाँ पे लगाई गई, तो भारत वाटिका पार्क उत्तराखंड राज्य में लगाई गई है। इसकी स्पेशलिटीज क्या है, 28 राज्य 5 यूनियन टेरिटरी, याद रखना कितने राज्य, 28 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरी इसमें पार्टिसिपेट मतलब मिलकर के काम करेंगे। जिसमें किस चीज़ को लेकर के, उन सब की स्पीसीज मतलब पेड़ों की प्रजातियां, जिसमें कितनी प्रजातियां, 24 पेड़ों की प्रजातियों को शामिल किया गया है और सभी फूलों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, 24 मतलब पेड़ों की प्रजातियों को अभी हाल में कहाँ किया गया है, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए, तो याद रखना उत्तराखंड के भारत वाटिका पार्क को। ये देखो आपने मेरे साथ चारों स्लाइडों को कंप्लीट किया, ये पूरा मेरे साथ एक मंथ का करंट अफेयर देखा, और मैं जैसे बोल रहा था कि आपको एक मंथ का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा, अगर कहीं आपको डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, या जो चीज़ आप मैंने जो डिस्कस की वो आप उसको नहीं समझ पाए हो या क्लियर नहीं हो पाया हो आपका, आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट मतलब कि क्लियर करने की, मतलब आपके डाउट क्लियर करने की। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंथ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और ये मैं एक बात बता दूं आपको कि आप ये जो भी मैं बोलूं या जो भी ये लिखा है मैंने बोर्ड पे नोट से, ये आप पूरे उसको नोट करते जाइएगा, अन्यथा फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो इनका नोट जरूर बनाइए। आगामी परीक्षाओं को लेकर के आप सीरियस हो तो ये नोट्स जरूर बनाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।